मैं अंसार हुसैन आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में इस्तकबाल करता हूं। आज 11 नवंबर, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, शिक्षित राष्ट्र के आधार स्तंभ, आधुनिक भारत के रचयिता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का यौम पैदाइश का दिन है। आज मैं आप सब के बीच शाहीन एकेडमी जमशेदपुर के डायरेक्टर शारिक अंसर साहब की एक लेख रखने चाहूँगा। लेख कुछ इस प्रकार: गुलामों से भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। इस आज़ादी को हासिल करने में कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आज़ादी को हासिल करने में और भारत जैसे बहुसंख्यक, बहुभाषीय व बहुसांस्कृतिक समाज को बांधे रखने और उसे नई दिशा में जिस स्वतंत्रता सेनानी का नाम सबसे ऊपर आता है, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख है। एक जगह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मौलाना के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि जब वो इंग्लैंड से हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा हासिल करके हिंदुस्तान लौटे तो अक्सर वो देखा करते थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकों में, कांग्रेस की मीटिंग में बहुत से बूढ़े लोगों के साथ एक नौजवान भी मीटिंग में शामिल रहता है। उन्हें इस बात पर हैरत होती थी कि वो खुद इस बैठक के करीब भी नहीं जा सकते, लेकिन एक नौजवान की हर बात को लोग काफ़ी गौर से सुनते और उसे अहमियत देते थे। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी यानी कि दो राष्ट्र के विभाजन की नीति को नकारते हुए कहा था कि बंटवारे से जितनी समस्याएं हल नहीं होगी उतनी समस्याएं पैदा होंगी। आज इस दौर में हम उनके कही गई बातें को आंखों से देख सकते हैं। उनकी राजनीतिक सोच और दूरदर्शिता उस वक्त के समकालीन लोगों से कहीं ज़्यादा परिपक्व थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म 1888 सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हुआ। उनका सही नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन था, जो बाद में बदलकर मौलाना आज़ाद बना। मौलाना आज़ाद के पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक विद्वान लेखक थे, जिन्होंने कई किताबें प्रकाशित किए। 1893 में उनके पिता उस वक्त की राजधानी यानी कि कलकत्ता चले गए। घर में शैक्षिक माहौल होने के कारण विभिन्न विद्वाओं और ज्ञान की गहराई को जानने और समझने का मौका मिला। मौलाना आज़ाद साहब कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे उर्दू, हिंदी, पर्शियन, बंगाली, अरबिक और इंग्लिश। वे मज़ाहिब हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली फ़िक़ा, शरीयत, गणित, दर्शन शास्त्र, विश्व इतिहास और विज्ञान के अलावा कुरान मजीद के अच्छे जानकार थे। मौलाना आज़ाद साहब ने पश्चिमी देशों को पढ़ा, साथ ही मिस्र, तुर्की, अन्य देशों की किताबें और पत्र पत्रिकाओं का गहरा अध्ययन किया। लोग छोटे उम्र से ही आपकी लेखन शैली और ज्ञान की व्यापकता के कायल हो गए थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में आप कलम के जरिए से लोगों में खामोश क्रांति का संचार करते हैं।
देश की राजनीतिक हालात और अंग्रेजों की दमनात्मक नीतियों के खिलाफ आप प्रखर होकर लिखते रहे। सन 1912 में साप्ताहिक अल हिलाल निकाली, जिनकी रचनाओं ने स्वतंत्र आंदोलन में एक नई जान फूंक डाली। मौलाना साहब ने राजनीति के लिए सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता को चुना। अल हिलाल और अल बलाग उर्दू ही नहीं बल्कि भारत की अन्य भाषाओं की पत्रकारिता में अपना अलग स्थान रखता है। भारत की राजनीतिक हालात के कारण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राजनीति में सक्रिय हुए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। देश की आज़ादी के वक्त पूरे भारत में महज शायद 2 लोग ऐसे थे जिनकी शिष्टता, ईमानदारी और उसूल के लोग कस्में खाया करते थे। उन 2 लोगों में महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद थे। छोटे से उम्र में, महज 35 साल की उम्र में आप कह सकते हैं, वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये पूरा आंदोलन गांधी जी और मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में ही चलाई गई थी। लगातार 5 साल तक चले इस आंदोलन के बाद ही भारत आज़ाद हो पाया था। मौलाना साहब, आप कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आधी जिंदगी जेलों में कटी। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी को जेलों में गुजारा। बल्कि ये कहा जाता है कि मौलाना की जिंदगी का हर 7वां दिन जेलों में गुजरा। जेलों में अंग्रेजी हुकूमत के जरिए प्रताड़ना और जुल्म सहते रहे, लेकिन उनके मुंह से कभी उफ तक नहीं निकला। सन 1916 में जब आप रांची के जेल में नजरबंद थे, उस वक्त भी उन्होंने अल बलाग निकाला, जिसे बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देश की आज़ादी और सम्मान के लिए अपना सब कुछ निछावर और कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपने उसूलों से सौदा नहीं किया। जेल में नज़रबंदी के दौरान आपकी अहलिया, आपकी पत्नी काफ़ी बीमार पड़ गई थी। उस वक्त जेल के सुप्रिटेंडेंट द्वारा उन्हें खबर भिजवाया गया कि अगर आप अंग्रेजी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो आपको अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पे ठुकरा दिया और अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने से उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद अफसोस उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के बहुत बड़े हामी थे। 15 दिसंबर 1923 को उन्होंने कांग्रेस के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यह ऐतिहासिक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि आज अगर एक फरिश्ता आसमान के बादलों से उतर आए और कुतुब मीनार पर खड़े होकर यह ऐलान कर दे कि स्वराज 24 घंटे के अंदर मिल सकता है, बशर्ते कि हिंदू मुस्लिम एकता को तर्क कर दिया जाए, तो मैं स्वराज से अलग हो जाऊंगा। लेकिन
हिंदू मुस्लिम एकता को आंच नहीं आने दूंगा। अबुल कलाम आजाद साहब हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और अन्य लोगों से मजबूती से संवाद किया। मुस्लिम समुदाय में भी आपने उनके शैक्षणिक उत्थान, राजनीतिक समझ को और मजबूती देने के लिए राजनीतिक समझ को और मजबूत करने की कोशिश की और देश के बदलते हालात पर एक योद्धा की तरह डटे रहे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश 2 भागों में बंट गया। इस बंटवारे में जहां मुस्लिम लीग कसूरवार थी, वहीं कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस बंटवारे को अंतिम सांस तक विरोध करते रहे। इस बंटवारे का अंतिम सांस तक उन्होंने मुखालफत किया, लेकिन अंग्रेजों की चाल में फंसकर देश 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। इस बंटवारे से मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत व्यथित थे। आजादी के बाद आपने दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खिताब करते हुए आपने ऐतिहासिक भाषण दिया था। अपने दर्द को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं बोलना चाहा तुम लोगों ने मेरी जुबान काट दी, जब मैंने लिखना चाहा तुम लोगों ने मेरे हाथ काट दिए, जब मैं खड़ा होना चाहा तो तुम लोगों ने मेरे कमर तोड़ दिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने कौम और देश को झिझोड़ते हुए उन्हें मिलजुल कर रहने और गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की अपील की थी। ये बातें उन्होंने देश के मशहूर मस्जिद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर यह तकरीर किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिंदगी भर शोहरत और पद हासिल करने से दूर रहे। 1947 यानी कि आज़ादी के बाद जब आपको शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा था, तब भी वो तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए इन्होंने इसे स्वीकार किया। आप देश के पहले शिक्षा मंत्री हुए और देश की शैक्षणिक जरूरतों को पूरी करने का प्रयास किया। आपने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। आपको ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। आपने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954, ललित कला अकादमी 1954 और अन्य संस्थानों की स्थापना की। केंद्रीय सलाहकार, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्य दोनों से अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों के अलावा उन्होंने शिक्षा को समाज से जोड़ा। आज के इस युग में, नफरतों के इस माहौल में जब हम फिर से आज़ादी को याद कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमें मौलाना आज़ाद के संघर्षों और कुर्बानियों को ज़रूर याद करना चाहिए। तभी हम आज़ादी के वास्तविक उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के लिए एक शेर के साथ इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। तेरी बेलौस खिदमत को, बेबाक फिदरत को, ज़माना बरसों रोएगा तेरी सच्ची मोहब्बत को।
इसी तरह के वीडियोस के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए हमारी टीम के साथ बने रहे। आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टा और फेसबुक पे हमें फॉलो करें और आज़ाद रिपोर्टर देखते रहें। शुक्रिया।